प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आज की इस ऑनलाइन कक्षा में सहभागी अवलोकन पद्धति का महत्व और उसकी सीमाओं की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हम ये समझ चुके हैं कि सहभागी अवलोकन पद्धति क्या होती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है जो विशेष तौर पे जनजातीय क्षेत्रों में या कुछ समुदायों के अध्ययन में, जेल के कैदियों के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके महत्व को बिंदुवार हम समझने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि इसका पहला महत्व है विस्तृत सूचनाएं। इस पद्धति के माध्यम से हमें जिस समूह का हम अध्ययन कर रहे हैं उस समूह के संदर्भ में विस्तृत सूचनाएं संकलित हम कर सकते हैं, क्योंकि अध्ययनकर्ता स्वयं समूह का एक पार्ट बनकर, उसका एक सदस्य बनकर सूचनाओं को एकत्रित करता है। तो ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर जिन पक्षों का वह अध्ययन करना चाहता है, जिन बिंदुओं को उसको अपने अध्ययन में सम्मिलित करते हुए तथ्यों को संकलित करना है, उसके संदर्भ में विस्तृत सूचनाएं उसको प्राप्त हो जाती है। दूसरा महत्व इसका पद्धति का है सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन। यह पद्धति डीप स्टडी के लिए जानी जाती है। सूक्ष्म अध्ययन का मतलब होता है कि हमारे अध्ययन से जुड़े हुए उद्देश्य के संदर्भ में हम बहुत बारीक से बारीक तथ्यों को गहराई में जाकर हम अध्ययन कर सकें, उनको प्राप्त कर सकें। तो ऐसा अध्ययन सूक्ष्म और गहन अध्ययन कहलाता है। और आपको पता ही है कि हम इस पद्धति में चूँकि अध्ययनकर्ता स्वयं समूह का एक हिस्सा होता है, इसलिए वो सूक्ष्म और गहन अध्ययन को कर सकता है, बारीकी से तथ्यों को एकत्रित कर सकता है। तीसरा महत्व इस पद्धति का है प्रत्यक्ष अध्ययन। आप इस बात को समझते ही हैं, इस पद्धति में अध्ययनकर्ता स्वयं समूह का सदस्य होता है और जो हम समूह के बीच में रहकर डायरेक्ट अगर किसी चीज़ का हम अध्ययन कर रहे होते हैं तो उसे प्रत्यक्ष अध्ययन कहते हैं। और ये प्रत्यक्ष अध्ययन इस पद्धति का बहुत बड़ा गुण है जो इसका महत्व भी अपने आप में सिद्ध करता है। चौथा बिंदु है वास्तविक व्यवहार का अध्ययन। देखिए, आप इस बात को महसूस करेंगे कि जब हम समूह के सदस्य होते हैं तो वह वास्तविक व्यवहार का अध्ययन हम कर पाते हैं। हम उसको कोई भी बाहरी व्यक्ति जब हमारे बीच में आकर अगर अध्ययन करता है तो हमारा व्यवहार कृत्रिम हो जाता है, किंतु हम अपने ही समूह के सदस्यों के बीच में अपने नेचुरल व्यवहार को बनाए रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस पद्धति का एक महत्व ये भी है, एक गुण ये भी है कि इसके द्वारा हम वास्तविक व्यवहार का अध्ययन, किसी भी समूह के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। अगला बिंदु है विश्वसनीयता। ये पद्धति अति विश्वसनीय पद्धति है। वो इसलिए है क्योंकि इसमें हम तथ्यों के संकलन के लिए, चीज़ों के सत्यापन के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है, बल्कि अध्ययनकर्ता स्वयं तथ्यों को एकत्रित करता है, तथ्यों को देखता भी है, तथ्यों को देखकर खुद सत्यापित करके चीज़ों को एकत्रित करता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये पद्धति बड़ी विश्वसनीय पद्धति मानी जाती है। अगला बिंदु है सत्यापनशीलता। इस पद्धति का एक महत्व ये भी है कि इसमें हम तथ्यों को सत्यापित कर सकते हैं। मान लीजिए कोई तथ्य ऐसे हैं जो जिसके पर हमें शक है एकत्रित होने के बावजूद भी, या उनकी विश्वसनीयता पर अगर हमें शक है, तो हम ऐसे स्थिति में दोबारा से, चूँकि हम समूह के सदस्य ही हैं, तो उस घटना को हम दोबारा से उन तथ्यों को सत्यापित कर सकते हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं। तो इस ऐसी स्थिति में ये पद्धति में तथ्यों को सत्यापित किया जाना भी संभव है। अगला और महत्वपूर्ण गुण है सरलता। इस पद्धति को सरल माना जाता है। सरल इसलिए माना जाता है कि किसी भी तरह की तकनीक और तामझाम से पद्धति दूर है। अध्ययनकर्ता स्वयं फील्ड के बीच में रहता है, अपने उत्तरदाताओं, अपने अध्ययन समूह के बीच में रहता है जिनसे उसको तथ्य एकत्रित करना है, और नेचुरली उनके उस घटनाओं में उनके बीच में एक पार्ट निभाते हुए तथ्यों को एकत्रित करता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये पद्धति सरल पद्धति है।
और यही इसका महत्व भी है। तो ऐसे में हमने जाना कि अवलोकन पद्धति का क्या महत्व है। अब हम अवलोकन पद्धति के दोष या उनकी सीमाओं की चर्चा करेंगे। कुछ कमियां इस पद्धति में ज़रूर है जिसको भी समझना आवश्यक है। पहली कमी है कि पूर्ण सहभागिता संभव नहीं होती है। देखिए, मान लीजिए कोई हमारे समूह का सदस्य बन भी जाए तो भी समूह के सभी सदस्यों में, सभी घटनाओं में, सभी जगह पर पूर्ण सहभागिता संभव नहीं होती है, क्योंकि समूह में भी उप समूह बन जाते हैं और व्यक्ति अपने ही एक छोटे समूह के बीच में, जिसको उसका अपना एक निकटतम जिसमें उसका विश्वास होता है, उनके बीच में ही नेचुरल व्यवहार को बनाए रखता है। तो ऐसी स्थिति में जीवन के सभी क्षेत्रों, सभी घटनाओं में पूर्ण सहभागिता संभव नहीं है। ये इस पद्धति की कमी है। दूसरी कमी बताई जाती है निष्पक्षता की कमी या ऑब्जेक्टिविटी की कमी। क्या होता है कि जब समूह में कोई अध्ययनकर्ता उसका सदस्य बन जाता है तो लंबे समय तक समूह के बीच में रहने के कारण समूह के सदस्य के प्रति, समूह में घट रही घटनाओं के प्रति, उनके रिचुअल्स के प्रति, उनकी परंपराओं के प्रति अध्ययनकर्ता का भी अपना एक उचित और अनुचित का भाव उन चीज़ों के प्रति बन जाता है। एक सॉफ्ट कॉर्नर भी उसका वहाँ क्रिएट हो सकता है, लगाव भी हो सकता है, उसको द्वेष भी उनसे हो सकता है, घृणा हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है। तो जब उसके मन में अगर मान लीजिए समूह में घट रही घटनाओं या उसके सदस्यों में से किसी के प्रति पूर्वाग्रह या सकारात्मक आग्रह अगर क्रिएट हो जाता है, बन जाता है उसका मनोभाव, तो ऐसी स्थिति में निष्पक्षता को, ऑब्जेक्टिविटी को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। अगली महत्वपूर्ण जो कमी इसकी बताई जाती है पद्धति की, सहभागी अवलोकन पद्धति की, वह है समूह के व्यवहार में परिवर्तन। आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि हमारे बीच में जब भी कोई नया सदस्य आता है या कोई नया व्यक्ति एंटर करता है, यदि वो अनजान है तब तो हमारा व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है, मगर वो अगर जाना पहचाना भी है तो भी एक नए व्यक्ति के आने पर समूह के जो सदस्य हैं, जो सीमित सदस्य हैं, उनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। तो समूह के व्यवहार में परिवर्तन आना भी इस पद्धति की एक कमी है। अगली कमी है इसकी कि ये एक खर्चीली पद्धति है। इस पद्धति में बहुत पैसा इसलिए लगता है क्योंकि बहुत लंबे समय तक अध्ययनकर्ता को किसी समूह के बीच में रहना होता है। तो अध्ययनकर्ता के जीवन यापन से संबंधित जो भी खर्चे हैं, मान लीजिए कि उसको अध्ययनकर्ता के रूप में जो कुछ भी उस पर खर्च किया जाना है, या उस अगर स्वयं वो खुद ही किसी प्रोजेक्ट को कर रहा है तो भी वो अपने मूल कार्य के लिए जहाँ वो रुकता है, तो बहुत लंबा समय लगने के कारण इस पद्धति को खर्चीली पद्धति माना जाता है। अगली कमी इसकी है सीमित क्षेत्र। सहभागी अवलोकन में चूँकि अध्ययनकर्ता स्वयं समूह का पार्ट बनता है, तो एक बहुत बड़े समूह का अध्ययन इसके द्वारा संभव नहीं है। इसलिए इस पद्धति को के माध्यम से सीमित क्षेत्र का ही अध्ययन संभव है, जो कि इसकी एक कमी के रूप में जाना जाता है। अगली कमी, अगला बिंदु जो इसका है कमियों को दर्शाने के लिए, वह है समय का अधिक लगना। इस पद्धति में अन्य अध्ययन पद्धतियों की तुलना में अधिक समय लगता है, क्योंकि हम किसी घटना विशेष में जाकर सम्मिलित नहीं होते, बल्कि समूह के 24 घंटे की दिनचर्या में लंबे समय तक उनके बीच में रहते हैं, तो बहुत अधिक समय इस पद्धति में खर्च होता है, जो इसकी एक कमी मानी जाती है। अगली और अंतिम बिंदु इसके दोष को दिखाते हुए, इसकी कमी को दिखाते हुए, इसकी सीमा को दिखाते हुए है कि आलेखन की समस्या, तथ्यों को लिपिबद्ध करने की समस्या। जो तथ्य हमने देख लिए हैं, अब सामान्यतः हम समूह के हिस्सा हैं तो वही समूह के सामने तो उनको नोट कर नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में जब उनको हम लिखने की कोशिश करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हम उसमें भूल जाते हैं, क्योंकि हाथों हाथ तो लिख नहीं सकते। जब एकांत में हम, या अध्ययनकर्ता जब भी एकांत में होता है तो उन तथ्यों को जितना उसको याद रह जाए उसको लिपिबद्ध करता है। तो ऐसी स्थिति में अनेक चीज़ों को भूलने की भी संभावना होती है, कुछ तथ्यों को भूलने की संभावना होती है। तो यह भी इस पद्धति की कमी मानी जाती है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि पुस्तक से इस विषय को, सहभागी अवलोकन के महत्व और उसकी कमियों को एक बार पढ़ के अपने शब्दों में इसे एक प्रश्न आंसर के रूप में लिखें, प्रैक्टिस करें। और कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे अपन चर्चा कर सकते हैं। और साथ ही साथ
एक अवलोकन पद्धति को जब आप जानेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आदिवासी क्षेत्रों में, बहुत से क्षेत्रों में ये पद्धति कितनी महत्वपूर्ण है और कितना मतलब इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा जब इस आप पद्धति को, इसको पूरी तरह जान के इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।